हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 12th क्लास इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 12th क्लास इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में बच्चों आप लोगों से एक टॉपिक पूछा जाता है। बच्चों, टॉपिक ये होता है कि आप लोगों को हिंदी में एक पैराग्राफ दे रखा होता है, ठीक है, और उस पैराग्राफ को आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, जिसके लिए आप लोगों को 10 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम उसी ट्रांसलेशन के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अधिकांश बच्चे करते क्या है बच्चों कि इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार हमें तो इसका मीनिंग ही पता नहीं था, हम इसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो बच्चों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों में बड़ा ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि किसी हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। और स्क्रीन पे बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे हमने एक क्वेश्चन पेपर ले रखा है सन 2021 का। पेपर कोड आप देख पा रहे होंगे 216 डीवी दे रखा है। ठीक है, तो हम देखिए पूरे क्वेश्चन पेपर को यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, केवल अपने टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक है हमारा बच्चा किसी हिंदी के पैराग्राफ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए देखो हम उसी क्वेश्चन पर जाएंगे जिसके लिए आज हमने ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंड, ये देखिए स्टैंड, देखिए यहाँ पे समझिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए स्टैंड, ये लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। देखिए आप स्क्रीन पर पूरा इसको देखिए, आपको एक पूरा एक पैराग्राफ बच्चों हिंदी में दे रखा है। ठीक है, और हिंदी इस पूरे पैराग्राफ को आप लोगों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, अब देखिए एक बार इसको बारीकी से इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, तो ताकि हम इसके हर शब्द की मीनिंग को अच्छे से समझ सकें स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए क्या पैराग्राफ है, जरा क्या स्टोरी इसको समझते हैं। देखिए, बहुत समय हुए एक राजा था। ठीक है, वह बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। वह सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। एक बार उसके राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। ठीक, पानी के अभाव में जनता व्याकुल हो गई। सारी फसलें नष्ट हो गईं। लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूख से मरने लगे। ठीक है, यह सब देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। उसने एक उपाय सोचा और राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई। उसने विद्वानों से विनम्रता पूर्वक पूछा, ठीक है, वर्षा के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। ठीक है, तो पूरे स्टोरी का सार आपको समझ में आ गया है कि एक राजा है। ठीक है, और वो राजा क्या बच्चों ईश्वर में यानी अल्लाह ताला में, गॉड में क्या बात है, बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। वो बहुत ज्यादा ईमानदार है। ठीक है, और वो अपनी प्रजा को बहुत ज्यादा चाहता है। ठीक है, और वह सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखता है, यानी उसकी पूरी तरीके से देखभाल, यानी उसका पूरी तरीके से केयर करता है। ठीक है, एक बार हुआ क्या बच्चे, उसके राज्य में बिल्कुल वर्षा नहीं हुई, जिस वजह से क्या हुआ, पानी की कमी हुई। पानी की कमी की वजह से क्या होगा, उनकी सारी फसलें बच्चों नष्ट हो गई। ठीक है, अब बच्चों फसलें नष्ट हो गई तो खाने को नहीं मिलेगा, तो लोगों की दशा जो बच्चों बहुत ज्यादा बिगड़ गई और वो लोग क्या होते हैं, भूख से मरने लगे हैं। ठीक है, यह सब देखकर राजा बड़ा क्या होता है, दुखी होता है। ठीक है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए उसने अपने राज्य के सभी विद्वान लोगों को बुलाया। ठीक है, और बुलाया और उनसे ये डिस्कस किया कि मुझे क्या करना चाहिए कि यहाँ पे वर्षा हो मेरे राज्य में। ठीक है, तो ये स्टोरी का सार है आपको, लेकिन हम लोगों को तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। अब देखिए हम थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए पहले क्या, बहुत समय हुए एक राजा था। ठीक है, अब देखिए कैसे इसको इंग्लिश में लिखेंगे इस चीज को, तो देखिए अ लॉन्ग टाइम एगो देयर वाज अ किंग। समझ में आ रहा आप लोग को मेरी बात? तो ये बात आपको समझ में आ रही हो। देखिए इसमें देखिए बहुत समय हुए एक राजा था। ठीक है, इसका यहाँ तक आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम का मतलब होता है बहुत समय पहले। ठीक है, एगो देयर वाज अ किंग, यानी एक राजा था। फिर आगे देखिए, आगे क्या देखिए, वह बड़ा ईश्वर भक्त और ईमानदार था। ईश्वर भक्त का मतलब है ईश्वर में विश्वास करने वाला। ठीक है, तो देखिए कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही वाज वेरी पियस एंड ऑनेस्ट। पियस का मतलब होता है बच्चे ईश्वर में विश्वास करने वाला। ठीक है, इस बात को याद रखें कि पियस का मतलब होता है जो ईश्वर में ज्यादा विश्वास रखता हो। तो वही लिखा देखो, ही वाज वेरी पियस एंड ऑनेस्ट, वह बहुत ईश्वर में विश्वास रखता था और वो कहता बहुत ईमानदार था। ठीक है, आगे देखिए, आगे रीड करते हैं क्या, वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था, तो देखिए लेंगे ही लव्ड हिज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब किसी विषय से नहीं है, वो अपनी प्रजा को ही सब्जेक्ट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो ही लव्ड हिज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब प्रजा। ठीक है, तो वह अपनी प्रजा को बहुत चाहता था। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। ठीक है, आगे देखते हैं,
वह सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखता था। वह सदैव अपनी प्रजा का क्या रखता, वो ध्यान रखता था। तो देखिए आगे देख पढ़ेंगे, ही ऑलवेज टुक केयर ऑफ हिज सब्जेक्ट। ठीक है, ही माने वह, ऑलवेज माने हमेशा, टुक केयर माने देखभाल रखता था, ध्यान रखता था, ऑफ हिज सब्जेक्ट मतलब अपनी प्रजा का। वही मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। ठीक, आगे हम बात करें, देखिए एक बार उसके राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। देखिए आगे क्या है, एक बार उसके राज्य में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई। तो देखिए आगे लिखेंगे, वंस इट डिडंट रेन एट ऑल इन हिज किंगडम। वंस इट का मतलब एक बार, डिड नॉट मतलब डिड नॉट से है ना, डिड नॉट रेन एट ऑल का मतलब बिल्कुल, इन हिज किंगडम यानी एक बार उसके राज्य में वर्षा बिल्कुल भी नहीं हुई। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए आगे पढ़ते हैं। देखिए पानी के अभाव, पानी का अभाव मतलब पानी की कमी। ठीक है, अभाव में जनता व्याकुल हो गई। तो यहाँ क्या लिखा, देखो द पब्लिक, जनता मतलब पब्लिक है ना, द पब्लिक बीकेम रेस्टलेस। रेस्टलेस मतलब अभाव यानी कमी की, पानी की कमी की वजह से। ठीक है, अभाव के लिए शब्द आ रेस्टलेस। ठीक है, ड्यू टू लेक ऑफ वाटर। ठीक है, समझ में आ रहा आप लोगों को मेरी बात। तो यहाँ पे देखो भाई, इसका मीनिंग है पानी के अभाव में जनता क्या हो गई, बहुत व्याकुल हो गई। ठीक है, रेस्टलेस का मतलब है यहाँ व्याकुल होना। ठीक है, जो यहाँ शब्द आ रहा है रेस्टलेस का मतलब है व्याकुल होना। ठीक है, अच्छा, सारी फसलें नष्ट हो गई। तो देखिए आगे क्या लिखा, देखिए ऑल द क्रॉप्स, क्रॉप्स मतलब होता है फसलें, ऑल द क्रॉप्स मतलब सारी फसलें, डिस्ट्रॉयड मतलब क्या हो गई, नष्ट हो गई। क्योंकि जब उनको पानी नहीं मिला टाइम पे तो वो क्या हो जाएंगी, सूख जाएंगी। समझ में आ रहा है, तो सारी फसलें को बच्चों वो नष्ट हो गई। आगे देखिए, आगे क्या है, देखिए आगे बच्चों, लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूखों भूखे मरने लगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात। लोगों की दशा यहाँ तक बिगड़ गई कि वे भूखे मरने लगे। तो देखिए द कंडीशन, दशा आ रहा है ना, द कंडीशन ऑफ द पीपल बिकेम सो बैड दैट दे स्टार्टेड डाइंग टू हंगर। ठीक है, यहाँ वही मीनिंग है कि लोगों की दशा इतनी बिगड़ गई, कंडीशन मतलब दशा होता है। ठीक है, द पीपल सो बैड दैट दे स्टार्टेड डाइंग टू द हंगर, यानी वो लोग भूख से मरना शुरू हो गए, यानी भूखे मरने लगे। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, आगे क्या है, यह सब देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। यह सब देखकर राजा बड़ा दुखी हुआ। ठीक है, द किंग वाज वेरी सैड, है ना, द किंग वाज वेरी सैड टू सी ऑल दिस, यानी ये सब देखकर राजा क्या हुआ, बहुत दुखी हुआ। समझ में आ रहा आप लोगों की बात। ठीक है, तो द किंग वाज वेरी सैड टू सी ऑल दिस, ये देखकर राजा बहुत दुखी हुआ। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या, देखिए उसने एक उपाय सोचा, उसने एक उपाय सोचा। ठीक है, ही थॉट अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब एक उपाय। ठीक है, थॉट में सोचा, तो ही थॉट अ सॉल्यूशन, उसने एक उपाय सोचा, एंड मिस और राज्य के विद्वानों की एक सभा बुलाई, एंड कॉल्ड एन असेंबली ऑफ अ स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान, जो वहाँ के ज्ञानी लोग थे, उसके राज्य के जो ज्ञानी लोग थे उनको एक, उन्होंने क्या बुलाई, एक सभा बुलाई। स्कॉलर का मतलब विद्वान लोग जो होते हैं। ठीक है, सभा बुलाई, और आगे क्या कहा, देखिए उसने विद्वानों से विनम्रता पूर्वक पूछा, वर्षा के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो देखिए आगे क्या मीनिंग है, आगे समझते हैं इसको। नेक्स्ट लेते हैं, he had called an assembly of the scholars of the state. He humbly asked, यानी humbly का मतलब है विनम्रता पूर्वक पूछा, asked मतलब पूछा, the scholars what measure should I take for rain। क्या पूछा, देखिए उसने विद्वानों से विनम्रता पूर्वक पूछा, वर्षा के लिए मुझे क्या क्या उपाय करना चाहिए, यानी उपाय वहां पे पूछा है। तो वही है मीनिंग है इसका, वाट मेजर शुड आई टेक फॉर रेन, यानी मुझे वर्षा के लिए क्या करना चाहिए। तो आई होप का अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। वो ये देखो, ये जो पैराग्राफ है जो कई बार एग्जाम में ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं कह रहा हूँ एक बार इसका रिवीजन जरूर आप तैयार करें। ठीक है, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लिखने का जो मेथड है बच्चों, देखिए आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लेकर के आएंगे, और देखिए इसके अंदर कटिंग बिल्कुल ना करेंगे। अधिकांश बच्चे कटिंग बहुत करते रहते हैं। देखिए अगर राइटिंग आपका बच्चों अच्छा नहीं है, ठीक है, अगर अच्छा नहीं तो देखो ज्यादा काटे पीटे उसके अंदर बिल्कुल ना करो। देखिए आप जितना ज्यादा पीटा काटे करोगे, एक तो राइटिंग पहले से अच्छा नहीं है और आप काट पीट उसके अंदर बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो आपके नंबर बच्चों अच्छे नहीं आएंगे। आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि कॉपी को साफ सुथरा रखें। ठीक है, जितना आपकी कॉपी साफ सुथरा होगी, देखिए आपका परिचय एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी ही कराएगी, आप कितने साफ हैं। ठीक है, वो आपकी कॉपी ही वहाँ पे आपका परिचय देगी। यानी कॉपी के अंदर बिल्कुल भी कटिंग ना करें,
संभाल के काम करें। जितना आपको कॉपी के अंदर अच्छा लिख कर के आएँगे, आपको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।